गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। आज डेट हो गई है 2 फरवरी जब ये टेस्ट रिकॉर्ड किया जा रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यह है प्रैक्टिस सेट नंबर 120 यूपी पीसीएस के लिए। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। निम्नलिखित अवस्थाओं में से किसमें गीले कपड़े जल्दी सूख जाएंगे, बताइए। गीले कपड़े किस अवस्था में जल्दी सूख जाएंगे? 100% ह्यूमिडिटी और 60 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर, 100% ह्यूमिडिटी और 20 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर, 20% ह्यूमिडिटी और 20 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर, 20 डिग्री ह्यूमिडिटी, 20% ह्यूमिडिटी और 60 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर, बताइए। देखिए, आर्द्रता जितनी अधिक होती है उतनी ही वर्षा होती है, ठीक है। ह्यूमिडिटी मतलब चिपचिपापन सबसे ज़्यादा है, तो ह्यूमिडिटी कम होनी चाहिए अगर कपड़ों को जल्दी सुखाना है तो, और टेम्परेचर होना चाहिए अधिक, ठीक है। ह्यूमिडिटी का मतलब है पहले से ही हवा में मॉइस्चर है, पानी है, ठीक है। जब अधिक ह्यूमिडिटी होती है तो उस समय सबसे ज़्यादा जो एयर कंडीशनर होते हैं वो पानी निकालते हैं, बकेट बकेट भर जाती है एक एक घंटे में, ठीक है। तो 20% ह्यूमिडिटी और 60 डिग्री का तापमान, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो गीले कपड़े जल्दी सूखेंगे जब न्यूनतम आर्द्रता होगी, यानी लेस ह्यूमिडिटी और अधिकतम तापमान होगा, ठीक है। लेस ह्यूमिडिटी और हाई टेम्परेचर। कम वोल्टेज पर कार्य करने पर विद्युत मोटर प्रायः जल जाते हैं। क्यों जल जाते हैं वो, बताइए। क्योंकि वे अधिक विद्युत धारा खींचते हैं जो वोल्टेज के प्रति लोमानुपाती होती है। बचपन में छोटी क्लास में पढ़ा होगा आपने, 10th में। तो देखिए, कम वोल्टेज पर कार्य करने पर विद्युत मोटर प्रायः जल जाते हैं, बर्न हो जाते हैं, क्योंकि वह अधिक विद्युत धारा खींचते हैं जो वोल्टेज के प्रतिलोमानुपाती होती है। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 2 स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। जापान में 1953 में मिनीमाता व्याधि हुई थी और जापान में यह व्याधि 1953 में पारे द्वारा दूषित मछलियों को खाने से हुई थी। पारा बिल्कुल करेक्ट है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट, सी है इसका आंसर। तो देखिए, उद्योगों से होने वाले प्रदूषण के कारण पारे की पानी व जंतुओं में अधिकता के कारण जापान में 1953 में मिनीमाता रोग से हजारों लोगों की मृत्यु हो गई थी। रेडियो आइसोटोप एक प्रक्रिया है जिसमें मापा जा सकता है, बताइए क्या। चट्टानों की उम्र, चट्टानों का रंग, चट्टानों का संगठन, चट्टानों का भार। रेडियो आइसोटोप डेटिंग इम्पोर्टेंट है। चट्टानों की आयु, उम्र। तो रेडियो आइसोटोप डेटिंग किसी रेडियो सक्रिय समस्थानिक की मात्रा का किसी पत्थर के नमूने, कास्ट या जैव अवशेष में मापन करके उनकी आयु का निर्धारण करना रेडियो आइसोटोप डेटिंग कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा रक्त के हीमोग्लोबिन के साथ अनुत्क्रमणीय संश्लिष्ट बनाता है? देखिए, बताया होगा कई बार, आपके रुधिर के, आपके ब्लड के हीमोग्लोबिन के साथ घुल जाती है CO, मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड, और बनाती है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। तो कार्बन मोनोऑक्साइड रक्त के हीमोग्लोबिन के साथ अनुत्क्रमणीय संश्लिष्ट बनाता है, उसका नाम क्या है? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। क्वेश्चन नंबर 6 है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? और सही उत्तर का चयन करके नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करना है आपको सही उत्तर के लिए। मानव शरीर में फीमर सबसे लंबी अस्थि है। हैजा रोग जीवाणु के द्वारा होता है। एथलीट फुट विषाणु के द्वारा होने वाला रोग है। मानव शरीर की फीमर सबसे छोटी है, जांग की करेक्ट है, ये तो छोटी क्लास में पढ़ा होगा। और सबसे लंबी है फीमर जांग की, सबसे छोटी है कान की स्टेपिस। हैजा, हैजा मतलब कोलेरा बोलते हैं इसको इंग्लिश में, जीवाणु बैक्टीरिया के द्वारा होता है, उस बैक्टीरिया का नाम है विब्रो कोलेराई। करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट। एथलीट फुट तो कवक के द्वारा होता है ना, कवक मतलब फंगस के द्वारा होता है। तो तीसरे को एलिमिनेट कर दो, जहाँ जहाँ 3 है वो नहीं होगा, केवल 1 और 2 हो जाएगा सी। तो देखिए, हैजा एक प्रकार का संक्रामक रोग है जो विब्रो कोलेराई नामक बैक्टीरिया के द्वारा होता है, जीवाणु के द्वारा होता है, और मक्खियाँ इसको फैलाती है।
मानव शरीर में फीमर सबसे लंबी अस्थि है, सबसे छोटी है स्टेपी कान की। एथलीट फुट की बात करें तो कबक द्वारा होता है, विषाणु के द्वारा नहीं। रडार का प्रयोग मुख्य रूप से किया जाता है, पता होगा आपको। रडार का प्रयोग मुख्य रूप से किया जाता है प्रकाश तरंगों द्वारा वस्तुओं का पता लगाने के लिए। प्रकाश तरंगे गलत। ध्वनि तरंगों को परिवर्तित करके वस्तुओं का पता लगाने के लिए। ध्वनि तरंगे गलत। रेडियो वेव होती है ना, रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की उपस्थिति और स्थितियों का पता लगाने। चलिए वापस। तो रडार के द्वारा वस्तु की उपस्थिति और स्थिति ज्ञात की जाती है। रडार का सिद्धांत प्रतिध्वनि के सिद्धांत से मिलता जुलता है। इसमें रेडियो प्रेसी व अभिग्राही नामक दो यंत्र एक ही स्थान पर लगे होते हैं। ठीक है, इनका संबंध एरियल से होता है। प्रेसी व अभिग्राही, इसको एक को रिसीवर बोलते हैं इनमें। ठीक है, प्रेसी व अभिग्राही भी एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। प्रेसी से विद्युत चुंबकीय तरंगें उत्पन्न होकर अंतरिक्ष में जाती हैं तथा वस्तुओं आदि से टकराकर परावर्तित होकर प्रेसी में वापस लौट आती हैं तथा प्रेसी के साथ जुड़े ग्राही द्वारा ग्रहण कर ली जाती हैं। इससे वस्तुओं की उपस्थिति, दिशा आदि का ज्ञान होता है। जो फ्लाइट होती हैं बिल्कुल इसी सिद्धांत पर कार्य करती हैं। ठीक है, उधर से सिग्नल जाएगा, उधर से वापस आ जाएगा। अंतरिक्ष में भी ऐसे ही होता है। ठीक है, इसलिए कहा गया था कि चंद्रयान 2 जो है संपर्क हो गया, तो यही संपर्क था वो इसी तरह का। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन लोहे का अच्छा स्रोत है? आयरन सबसे अधिक किसमें पाया जाता है? पालक, पालक में पाया जाता है। तो दिए गए विकल्पों में पालक जो है आयरन का सबसे अच्छा स्रोत है। निम्नलिखित में से कौन सा गलत सुमेलित है इनमें से? ग्लूकागॉन के सामने लिखा अल्फा कोशिका, इंसुलिन के सामने लिखा बीटा कोशिका, सोमेटोस्टैटिन के सामने लिखा गामा कोशिका। गलत पूछना है। देखिए, पैनक्रियाज जिसको बोलते हैं अग्नाशय, अग्नाशय के अंदर लैंगरहैंस की दीपिकाएं होती हैं। उसमें 3 कोशिकाएं होती हैं, अल्फा बीटा गामा। उन अल्फा बीटा गामा से क्रमशः निकलते हैं। अल्फा से निकलता है ग्लूकागॉन हार्मोन्स, बीटा से निकलता है इंसुलिन और गामा कोशिका से निकलता है सोमेटोस्टैटिन। ये कम निकलता है तो डायबिटीज़ हो जाएगी। ठीक है, इसलिए इसका सिक्रीशन उतना होना चाहिए जितना नॉर्मल है। तो क्या उत्तर हो जाएगा? इसमें सारे के सारे सुमेलित निकले, तो ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, तो डी हो जाएगा इसका आंसर। तो देखिए, अग्नाशय के भीतर जो है लैंगरहैंस की दीपिकाएं होती हैं जिनमें अल्फा बीटा और गामा कोशिकाएं होती हैं, जिनसे क्रमशः ये तीनों हार्मोन्स निकलते हैं। यह तीनों कौन से? अल्फा से निकलेगा ग्लूकागॉन, बीटा से निकलेगा इंसुलिन और गामा से निकलेगा सोमेटोस्टैटिन। चिलगोजा निम्न में से किस एक प्रजाति के बीज से प्राप्त होता है? बताइए, किस एक प्रजाति के बीज से प्राप्त होता है चिलगोजा? पाइन से प्राप्त होता है। तो चिलगोजा जो है पाइन के बीज से प्राप्त होता है। चिलगोजे में कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की अधिकता होती है। कुनैन के अतिरिक्त इनमें से कौन एक शाकीय पौधा, शाकीय औषधि पौधा मलेरिया के उपचार के लिए प्रयोग की जाती है? कौन सी है इनमें? ऑर्टीथर, ग्रेस, ल्यूटिविट या फिर सिनेरेरिया। कुनैन के अलावा कौन सा एक शाकीय औषधि मलेरिया के उपचार के लिए प्रयोग की जाती है? ऑर्टीथर। देखिए, जो ऑर्टीथर है वो मलेरिया के इलाज के लिए ऑर्टेमेसिनिन का व्युत्पन्न है और इस नाम से जो है मार्केट में इंजेक्शन भी आता है। ऐसे परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या तो समान होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या होती है भिन्न भिन्न, कहलाते हैं क्या? आइसोमर्स नहीं कहलाते, आइसोटोन्स नहीं कहलाते, आइसोबार्स नहीं कहलाते, आइसोटोप्स कहलाते हैं, यानी समस्थानिक। ये पूछ लिए जाते हैं। तो समस्थानिक परमाणु में इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉनों की संख्या होती है समान, परंतु उसमें न्यूट्रॉनों की संख्या जो है वो भिन्न भिन्न होती है। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। जेट इंजन एक है रॉकेट। जेट इंजन और रॉकेट के बारे में निम्न कथनों पर विचार करना है। पहला स्टेटमेंट है, एक जेट इंजन ऑक्सीजन की आपूर्ति हेतु अपने आसपास की हवा का प्रयोग करता है, इसलिए अंतरिक्ष में गति हेतु उपयुक्त नहीं है।
एक रॉकेट अपनी ऑक्सीजन की आपूर्ति गैस के रूप में ईंधन के लिए अपने साथ ले जाता है। बताइए कौन सा करेक्ट है। एक जेट इंजन है ऊपर, नीचे है एक रॉकेट। एक जेट इंजन ऑक्सीजन की आपूर्ति अपने आसपास की हवा का प्रयोग करता है। ठीक है, ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए अपने आसपास की हवा का प्रयोग करता है, इसलिए अंतरिक्ष में गति हेतु उपयुक्त नहीं है। बिल्कुल, क्योंकि अंतरिक्ष में तो हवा ही नहीं है, एटमॉस्फेयर ही नहीं है ना, वहाँ तो वैक्यूम बना हुआ है सब। ठीक है, तो करेक्ट है पहला। एक रॉकेट अपनी ऑक्सीजन की आपूर्ति गैस के रूप में ईंधन के लिए अपने साथ ले जाता है। बिल्कुल, ये करेक्ट हैं दोनों के दोनों स्टेटमेंट, नो डाउट इसमें सी होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। सितारे में अक्षय ऊर्जा के स्रोत का कारण क्या है? क्या है बताइए। हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन। क्या है? हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन। तो देखिए, सूर्य तथा ब्रह्मांड के अन्य तारों की ऊर्जा का स्रोत वहाँ पर होने वाला नाभिकीय संलयन है। इनमें अधिक ताप पर हाइड्रोजन नाविकों का संलयन होता रहता है तथा अपार ऊर्जा मुक्त होती है। ब्लू मून परिघटना होती है। अंतिम प्रश्न है, बताइए कब होती है? जब एक ही माह में 2 पूर्णिमा हों, जब एक कैलेंडर वर्ष में 2 लगातार माहों में 4 पूर्णिमाएं हों, जब एक ही कैलेंडर वर्ष में 3 बार एक ही माह में 2 पूर्णिमा हों। उपरोक्त में से कोई नहीं। कब होती है ब्लू मून परिघटना? जब एक ही महीने में 2 पूर्णिमाएं होती हैं, तो इस घटना को ब्लू मून कहा जाता है। ठीक है, तो 15 प्रश्न थे ये यूपी पीसीएस के लिए। यह है प्रैक्टिस सेट नंबर 120। इस पूरी की पूरी टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट बना रखी है हमने, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 120 तक पहुँच सकते हो। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। धन्यवाद। 13 जून को एग्ज़ाम है यूपी पीसीएस का और 27 जून को एग्ज़ाम है यूपीएससी सिविल सेवा का। तो प्रैक्टिस करते रहें हर दिन।